हेलो दोस्तों, मैं अमित शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको नया वीडियो दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ। राजनीति विज्ञान में पेपर सेकंड संविधान सभा से बहसों की आलोचना, यानी कि आपकी बात करते हैं। तो मैंने आपको पेपर फर्स्ट के बारे में मैंने बताया था। अब अध्याय फर्स्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया के बारे में आपका फर्स्ट अध्याय चलेगा, यानी कि एक नया चैप्टर आपका पहला चैप्टर है। नए वीडियो के साथ आपका ये पेपर शुरू हो रहा है, आपका चैप्टर शुरू हो रहा है दोस्तों। ये प्रथम वर्ष के जो छात्र छात्राएं हैं जो राजनीति विज्ञान ले रखे हैं, तो उनका जो सेकंड पेपर है, सेकंड यानी फर्स्ट पेपर में मैंने 2-3 वीडियो आपको दे चुका हूँ, यानी कि अध्याय 1 का 3 वीडियो मैंने आपको दिया है। और अब बात करेंगे आपके अध्याय 1 का जो फर्स्ट वीडियो है, यानी कि सेकंड पेपर की, उसमें आपको यहाँ पे संविधान के बारे में आलोचनाओं के बारे में बताएंगे दोस्तों इसमें आपको। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि आपको जो संविधान से संबंधित क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ये आपको आने वाले हर से आपके जो सेमेस्टर वाइज पेपर है उसमें आपको ज़रूर मिलता रहेगा। तो ऐसा आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि ये पेपर इसको अगर हम नहीं देखेंगे तो हमारा पेपर में ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो ये सब के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। और वीडियो अभी तक जिन्होंने जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आने वाली वीडियो हमारी आप लोगों के बीच में पहुंचती रहे। अब बात करते हैं, लेके चलते हैं आपके आपके चैप्टर के। और इनकी पहले क्वेश्चन में क्या क्या है आपको बताते हैं, उसमें क्या चीज़ें समझाई गई हैं, आलोचना क्या करी गई है। अब ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका। पहला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा में हुई महत्वपूर्ण बहसों की आलोचनात्मक जांच कीजिए या मतभेदों का निराकरण कैसे किया गया। उत्तर है आपका, संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा की संज्ञा दी जाती है। पूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक राष्ट्रों में जहाँ भी लिखित संविधान है, उनका निर्माण जनता ने प्रायः संविधान सभाओं के माध्यम से किया है। संविधान सभा की प्रेरणा का स्रोत 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी की लोकतांत्रिक क्रांतियाँ हैं। इन क्रांतियों ने इस विचार को जन्म दिया कि शासन के मूलभूत कानूनों का निर्माण नागरिकों की एक विशिष्ट प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाना चाहिए। इंग्लैंड के समतावादियों तथा हेनरी मैन ने संविधान सभा के विचार का प्रसार किया, किंतु सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में इस विचार की क्रियान्वित किया गया। जेनिंग्स के अनुसार संविधान सभा की एक ऐसी प्रतिनिधियात्मक संस्था होती है जिसे नवीन संविधान पर विचार करने और अपनाने विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए चुना जाता है। अब आ गया आपका भारत में संविधान सभा की अवधारणा का विकास, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया। भारत में संविधान सभा की मांग एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग थी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का वह स्वाभाविक अर्थ था कि भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय करें, यानी कि अपने राजनीतिक जो भविष्य है उसको स्वयं निर्णय करें। संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन यानी 1895 के स्वराज्य विधेयक, यानी कि जिसे स्वराज्य बिल कहते हैं हम लोग, में होते हैं, जिसे तिलक यानी कि बात करते हैं जो बाल गंगाधर तिलक थे के निर्देशन में तैयार किया गया था। इसे तिलक की दूरदर्शिता कहा जाना चाहिए कि वे 19वीं सदी इस संबंध में सोच सके। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने 1922 ईस्वी में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। 1924 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुति की, किंतु उस समय सरकार की ओर से इस पर कोई ध्यान न दिया गया। इसके बाद औपचारिक रूप से में संविधान सभा के विचार के प्रतिनिधि M.N. राय ने किया और इस विचार को लोकप्रिय बनाने एवं इसे मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। प्रमुखतया उन्हीं के प्रयत्नों से कांग्रेस औपचारिक रूप से घोषणा की थी, यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है
तो भारत के सभी विचारों के लोगों की प्रतिनिधि सभी बुलाई जानी चाहिए जो सर्वसम्मत संविधान का निर्माण कर सके। यही संविधान सभा होगी। इस समय तक संविधान सभा के विचार ने पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त कर ली, अतः अनेक प्रांतीय विधानसभाओं और केंद्रीय विधानमंडल द्वारा इस प्रकार के प्रस्ताव पारित किए गए। दिसंबर 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा का अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई और 1937 व 38 के अधिवेशनों में संविधान सभा की मांग को दोहराया गया। 1937 और 38 में अधिवेशन में संविधान सभा का मांग दोहराया गया। 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में इस मांग को दोहराते हुए इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया कि एक स्वतंत्र देश के संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा है। सिर्फ प्रजातंत्र और स्वतंत्रता में विश्वास न रखने वाले ही इसका विरोध कर सकते हैं। यानी कि जो इसको प्रजातंत्र और स्वतंत्रता में विश्वास ना रखता है उसे वो व्यक्ति ही इसका विरोध कर सकता है। इसी समय महात्मा गांधी ने कहा कि संविधान सभा से इस देश का सांप्रदायिकता अशांति दूर होगी और वह देश को उचित राजनीतिक दिशा प्रदान करेगी। उन्होंने आगे कहा है कि हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। अब है आपका नेक्स्ट हेडिंग, संविधान सभा के विवादास्पद प्रसंग, यानी कि उसका प्रसंग क्या था। संविधान सभा में छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर भी कभी कभी मतभेद और विवाद उत्पन्न हो जाता था। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह पैदा हुआ कि राजेंद्र प्रसाद, जो कैबिनेट के सदस्य होने के साथ संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, उस सभा की वैधानिक कार्यवाहियां की अध्यक्षता कैसे कर सकते हैं। नेहरू और पटेल दोनों का यह मत था कि राजेंद्र प्रसाद कैबिनेट का सदस्य बने रहें और संविधान सभा का अध्यक्षता के लिए दूसरे व्यक्ति को चुना जाए। नेहरू ने जब यह दृष्टिकोण अपनाया कि लोकतंत्र शासन में यह बात सर्वथा अनुचित है कि कैबिनेट का एक सदस्य संविधान सभा का अध्यक्षता करे, तो BN राव ने यह सुझाव रखा कि एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाए जो संविधान के अध्यक्ष के नाम से सभा का वैधानिक कार्यवाहियों की अध्यक्षता करे। इससे पटेल और प्रसाद के बीच तनाव हो गया और मंत्रिमंडल की एक बैठक में दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इस बैठक में उपस्थित एक अधिकारी ने टिप्पणी की, ये लोग जिनकी हम महामानव के रूप में पूजा करते हैं, बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हैं। एक दूसरा विवाद पैदा हुआ कि वैधानिक दृष्टि से प्रसाद की और स्पीकर के रूप में मावलंकर की क्या स्थिति यानी पोजीशन होगी। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और मावलंकर अंतरिम संसद के स्पीकर। प्रसाद अपनी इच्छा के विरुद्ध इस बात के लिए तैयार हुए कि स्पीकर नियुक्त किया जाए, लेकिन इस शर्त पर कि यह संविधान सभा के अध्यक्ष के अधीन हो। मावलंकर ने समान पद यानी इक्वल स्टेटस और अपने सचिवालय पर पूर्ण नियंत्रण की मांग की। काफ़ी संघर्ष के बाद प्रसाद राजी हो गए तथा वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और मावलंकर अंतरिम संसद के स्पीकर बने। तीसरा विवाद था, यानी कि दूसरा विवाद मैंने आपको बताया। अब तीसरा विवाद क्या था कि BN राव अपने लेजिस्लेटिव असेंबली का सचिवालय ले गए और प्रसाद ने निर्णय दिया कि नए सचिवालय की नियुक्ति उनकी अनुमति के बिना नहीं की जा सकती। समस्या नेहरू के पास ले जाई गई और नेहरू ने प्रसाद को इस बात पर तैयार किया कि इन नियुक्तियों को पूर्ण अधिकार मावलंकर का है। अब संविधान निर्माण की समस्याएं क्या थी। संविधान निर्माताओं के सामने कई समस्याएं थीं। उनको एक विस्तृत भूखंड और विशाल जनसंख्या के लिए एक नई राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का निर्णय करना था। देश में बहुत सी जातियां बसती थीं, विभिन्न धर्मावलंबी रहते थे और अनेक भाषाएं बोली जाती थी। संविधान को इन सबको एक सूत्र में बांधना था। एक अन्य कठिन समस्या जिसे सुलझाने में संविधान सभा का काफ़ी समय लगा, देश के लिए राजभाषा की थी। एक और विकट समस्या लगभग 600 देशी रियासतों की थी। संविधान सभा की स्थिति, संगठन एवं कार्यकारण के संबंध में कतिपय आलोचनात्मक टिप्पणियां हमारी संविधान सभा यानी नेहरू के शब्दों में एक अंधेरी घाटी से निकलकर स्वतंत्रता की सूर्य किरणों तक पहुंची है। कई सदस्य
तो कुछ समय पूर्व ही जेल से छूटे थे। यकायक उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के सपनों व आदर्शों को साकार करने वाले संविधान का निर्माण का अवसर दिया गया। फिर भी संविधान सभा का अनेक लोगों ने तार्किक आधारों पर आलोचना की है, जो इस प्रकार है। कौन किस प्रकार दोस्तों, आइए आपको बताते हैं। पहला आपका है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, साथ साथ वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। अब बात करते हैं प्रथम, क्या संविधान सभा का प्रभुत्व संपन्न संस्था माना जाए। संविधान सभा के गठन और उसके द्वारा अपना कार्य प्रारंभ किए जाने के तुरंत बाद ही संविधान सभा का स्थिति के संबंध में एक विवाद प्रारंभ हो गया। ब्रिटिश सांसद के एक वाद विवाद में विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा की वैधता को ही चुनौती दे दी। यानी विंस्टन जो चर्चिल थे वो संविधान सभा को वैधता की चुनौती दे रहे हैं। संविधान सभा के एक ही सदस्य यानी एम आर जयकर ने भी विचार व्यक्त किया है कि संविधान सभा एक संप्रभु संस्था नहीं है और उसकी शक्तियां मूलभूत सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं दोनों ही दृष्टि से मर्यादित है। उनके विचार का आधार यह था कि संविधान सभा कैबिनेट योजना के अधीन अस्तित्व में आई और यह ब्रिटिश संसद की सत्ता के अधीन है। यह कैबिनेट मिशन योजना में वर्णित संविधान का मूल रूपरेखा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। सभा का आह्वान ब्रिटिश सम्राट के अधिकार पर गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था और यह अपेक्षित था कि संविधान सभा जो संविधान बनाएगी उसे ब्रिटिश संसद के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। लेकिन संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार करते हुए संविधान सभा का संप्रभुता पर बल दिया। एन.जी. आयंगर ने सभा में 11 दिसंबर 1946 को पूर्ण प्रभुता के विचार को स्पष्ट करते हुए कहा, इस संविधान सभा को स्रोत यह नहीं है कि इसके निर्माता सम्राट की सरकार के 3 सदस्य हैं, वरन यह है कि उनके प्रस्ताव को जनता ने स्वीकार कर लिया। जवाहरलाल नेहरू ने इस विचार की पुष्टि करते हुए कहा, सरकारें राजकीय पत्रों में पैदा नहीं होती, वास्तव में वे जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती हैं। हम आज यह इसलिए एकत्रित हो पाए हैं क्योंकि हमारे पीछे जनता की शक्ति है। जहाँ तक जनता कोई दल या वर्ग नहीं वरन समूची जनता चाहेगी, वहाँ तक हम यहाँ रहेंगे। यानी कि ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। इस विचार के अनुसार ही संविधान सभा ने अपनी पूर्ण प्रभुता का प्रदर्शित भी किया। अब दूसरा आपका आ गया द्वितीय, क्या संविधान सभा एक प्रतिनिधि संस्था थी। संविधान सभा का संप्रभुता के साथ ही उसकी प्रतिनिध्यात्मकता और पर भी आक्षेप किया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस के समाजवादी वर्ग और अन्य कुछ दलों द्वारा आपत्ति की गई कि संविधान सभा के सदस्यों का जो परोक्ष निर्वाचन होने के कारण इसे भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा नहीं कहा जा सकता है। इस वर्ग के नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने ऐसा मत व्यक्त करते हुए कहा था कि यह संविधान सभा अपने गठन में उस संविधान सभा में बहुत भिन्न है जिसकी रूपरेखा पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने समान रखी थी। इसके संरचना ब्रिटिश सरकार ने की है, अतः हम इसके द्वारा उस स्वतंत्रता को पाने की आशा कदापि नहीं कर सकते जिसके लिए हम संघर्ष करते हैं। श्री नारायण और उनके वर्ग द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया जाना चाहिए था। सैद्धांतिक दृष्टि में उपयुक्त विचार सत्य है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से इसमें कोई बल नहीं है। प्रथमतः कांग्रेस के द्वारा कैबिनेट योजना के संविधान सभा संबंधी प्रस्ताव की किसी आदर्श के आधार पर नहीं वरन इस आधार पर अपनाया गया था कि तत्कालीन परिस्थितियों में संभवतः यह प्रस्ताव ही एकता को बनाए रख सकेगा। इसके अतिरिक्त भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के पूर्व और उसके तुरंत बाद भारत में बड़े पैमाने और सांप्रदायिक उपद्रव हो रहे थे और इन परिस्थितियों में संविधान सभा के प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात
व्यवहारिक नहीं था। द्वितीयतः इस संदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि यदि संविधान सभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है तो उसका स्वरूप कम अधिक रूप में ऐसा होता। इस विचार को बल देने वाला तथा यह है कि 1952 में प्रथम आम चुनाव संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने चुनाव लड़ा और काफ़ी अच्छे बहुमत से विजय प्राप्त किया। तृतीयतः और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि तत्कालीन भारतीय राजनीति के सर्वाधिक प्रमुख दल कांग्रेस ने संविधान सभा को अधिकाधिक प्रतिनिधि स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रत्येक संभव चेष्टा की थी। कांग्रेस के तो प्रायः सभी चोटी के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, बाल गोविंद खेर, बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन, श्री के.एम. मुंशी और आचार्य जे.बी. कृपलानी इसके सदस्य थे। कांग्रेस के ही प्रयत्नों से संवैधानिक और प्रशासनिक योग्यता की दृष्टि से ख्याति प्राप्त अनेक ऐसे व्यक्तियों का संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ था जो कांग्रेस से संबद्ध नहीं थे। इनमें से कुछ थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, यानी कि जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब यहाँ पे आपका दो होता है, यानी कि कौन कौन से। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे आपके, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब बात करते हैं इसमें आपका ए.के. अय्यर, एन.जी. आयंगर, संतनाम M.R. जयकर, सच्चिदानंद सिन्हा और आपके कौन हो गए, स्वामी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद में फिर आपका हो गया बी शिवा राव, डॉक्टर राधाकृष्णन, के.टी. शाह, M.C. मुखर्जी और हृदयनाथ कुंजरू आदि। प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से केवल 2 पहले के.एम. मुंशी और बाद में टी.टी. कृष्णामाचारी कांग्रेस के सदस्य थे। संविधान सभा के एक सदस्य ने बी शिवा राव ने स्वयं द्वारा संपादित ग्रंथ में यही विचार व्यक्त किया कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने विशद अध्ययन तथा संविधान सभा के अनेक सदस्यों में साक्षात्कार के बाद विचार व्यक्त किया कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित इस दृष्टि से भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होने पर भी संविधान सभा अत्यधिक प्रतिनिध्यात्मक संस्था थी। नंबर 3 आपका आ गया तृतीय, क्या संविधान को लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त थी। जिन व्यक्तियों के द्वारा संविधान सभा के प्रतिनिध्यात्मक पर संदेह व्यक्त किया गया था उनके द्वारा यह भी कहा गया कि यदि तत्कालीन परिस्थितियों में प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा का गठन संभव नहीं था तो संबंधित संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया गया जाना चाहिए था। इस प्रकार जनमत संग्रह के बाद उसे पारित समझाता उनके अनुसार, क्योंकि संविधान का जनमत संग्रह के अंतर्गत जनता से अनुसमर्थन की रेटिफाई नहीं कराया गया, इसलिए यह कहा जा सकता है कि संविधान को लोकप्रिय अनुज्ञप्ति यानी पॉपुलर सैंक्शन प्राप्त नहीं था। लेकिन इस प्रकार की आलोचना पर कोई सार नहीं है। वस्तुतः व्यवहारिक कारणों से ही जनमत संग्रह नहीं कराया गया था। राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह की व्यवस्था से 17 करोड़ मतदाता हों अत्यधिक कष्ट और बेसाध्य होती है। यह बात भी नितांत स्पष्ट है कि इस प्रकार का जनमत संग्रह करवाया भी गया होता तो उससे संविधान के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 4 आ गया, यानी कि क्या संविधान सभा के संगठन का सांप्रदायिक आधार था। कतिपय आलोचकों का मत है कि संविधान सभा के संगठन पर आधारित सांप्रदायिक था। प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के सदस्य द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर यह संविधान सभा के सदस्यों को चुनता था। यह इसीलिए किया गया ताकि सांप्रदायिक सहयोग प्राप्त हो सके और संविधान सभा में किसी एक ही संप्रदाय का बहुमत न हो जाए। पांचवा आपका है पंचम में, क्या संविधान सभा वकीलों का प्रभुत्व था। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा में किसानों और मजदूरों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। भारत एक कृषि प्रधान देश और अधिकांश लोग कृषक हैं, तो दूसरी तरफ
यह संविधान वकीलों द्वारा बनाया गया यह विवाद बढ़ाएगा और वकीलों का स्वर्ग होगा, अर्थात उन्हें लाभ पहुंचाएगा, किंतु आलोचना में भी सार नहीं है, क्योंकि संविधान एक कानून होता है और उसके निर्माण में कानून जानकार लोग ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। सामान्य मजदूर और किसान संवैधानिक कानून की सूक्ष्मताओं की को आसानी से समझ नहीं सकते। फिर भी यही तो फिर भी यह तो स्वीकार करना ही होगा कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य समिति द्वारा किया गया। इस समिति में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णरामस्वामी अय्यर जैसे ख्यात प्राप्त अधिवक्ता थे। इन सबका प्रशिक्षण विधि शासन एवं सामान्य विधि विषयक धारणा पर आधारित ब्रिटिश यानी कि न्यायशास्त्र यानी कि इसमें आपका क्या जूरिप्रूडेंस के अनुसार था। अतः संविधान की संरचना के प्रति दृष्टिकोण नियमनिष्ठ और औपचारिक एवं उदारवादी था। ये आपका निष्कर्ष है इसमें यानी कि कंक्लूजन। संविधान के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में संविधान निर्माताओं द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से यह नितांत स्पष्ट है कि संविधान निर्माता सिद्धांतवादिता के स्थान पर व्यवहारिक से प्रेरित थे। संविधान निर्माण के प्रत्येक पहलू पर विभिन्न मत और दृष्टिकोण प्रकट किए गए तथा वाद विवाद में विभिन्न प्रवृत्तियों का उद्घाटन हुआ। संविधान सभा में अधिकांश निर्णय यथासंभव आम राय से लिया जाने की कोशिश की गई। रजनी कोठारी लिखते हैं कि इन दृष्टिकोण से पता चलता है कि नए राष्ट्र की संस्थाओं का ढांचा तैयार करते समय किस प्रकार निर्णय लिया जाए। यह संविधान भारत के भविष्य आधारशिलावत था और इसकी रचना में नेताओं ने पुराने और नए विचारों से अधिक रूप से अधिक सामंजस्य लाने का प्रयत्न किया। संविधान जिस रूप में तैयार किया गया वह एक राजनीतिक दस्तावेज था। यद्यपि इसमें समाजवादी व्यवस्थाओं कायम करने का दावा नहीं किया गया था, किंतु सामान्य वयस्क मताधिकार नागरिकों के लिए राजनीतिक अधिकारों की गारंटी एवं विभाजित देश की एकता को मजबूत रखने की व्यवस्था अवश्य की गई। संघीय ढांचे में मजबूत केंद्रीय प्रशासन, मौलिक अधिकार एवं उनके मुकाबले में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी मजबूत एवं केंद्रित नौकरशाही सहित वयस्क मताधिकार एवं निर्वाचन पर आधारित संसदीय प्रणाली, न्यायिक पुनरीक्षण तथा सोवियत प्रकार का केंद्रीय आयोजन आदि बातों की व्यवस्था संविधान में की गई थी। एक ऐसे पंथनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्था की गई जिसमें भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण प्रदान किया गया। अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति के लोगों की उन्नति के लिए भी प्रावधान किया गया, जो आबादी के अनुपात 24.66% होते हुए भी उत्पन्न के साधनों से उचित वंचित हैं एवं अपने श्रम को ऐसा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में बेचने के लिए विवश है जो पूर्णतः विकसित नहीं है। संविधान में संसद को ऐसे सामान्य एवं संवैधानिक विधान पारित करने की भी शक्तियाँ दी गई जिनके द्वारा संस्थागत एवं रचनात्मक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संभव हो सके। यह भिन्न बात है कि 1950 के बाद विभिन्न परस्पर विरोधी वर्गों के बीच संसद और न्यायपालिका के बीच अथवा मौलिक अधिकारों तथा नीति सिद्धांतों के बीच पैदा हुए संघर्षों का समाधान कैसे किया गया। यद्यपि संविधान में 94 संशोधन किए जा चुके हैं, फिर भी कुल मिलाकर यह संविधान सफल रहा। इस संविधान के अंतर्गत देश में 15 बार आम चुनाव हो चुके हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने निम्नलिखित शब्दों में संक्षिप्त रूप से यह बताया कि संविधान की क्या सीमाएं हैं। 26 जनवरी 1950 में हम ऐसा जीवन आरंभ करने जा रहे हैं जिसमें अंतर विरोध होंगे। हमें राजनीतिक समानता प्राप्त हो जाएगी, किंतु सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों की असमानता कायम रहेगी। राजनीतिक क्षेत्र में हम यह सिद्धांत स्वीकार करने जा रहे हैं कि एक व्यक्ति का एक मत होगा जिसका एक ही मूल्य होगा। कौन सा होगा दोस्तों इसमें आपका जिसका एक मूल्य होगा, किंतु अपने सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे के रहते
सामाजिक तथा आर्थिक विषयों के विषय में हम मूल्यों के प्रति व्यक्ति की समानता नहीं ला पाएंगे। हमें इस अंतर विरोध की यथाशीघ्र समाप्त करना होगा, अन्यथा जो लोग असमानता को सह रहे हैं वह राजनीतिक जनतंत्र के उस ढांचे को ध्वस्त कर देंगे जिसका निर्माण इस सभा ने इतने परिश्रम में से किया है। ये रहा दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन, यानी कि आपका ये सारी चीज़ें आपको पहले बताया कि राजनीतिक व्यवस्था है किस तरीके से, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया। दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा, और आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर हमारे टेलीग्राम लिंक को प्राप्त करके वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा आप सभी लोगों के बीच में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।